हरिओम सर। देखिल तो क्लास होची कुआडे सारंग आवाज गला। प्रणाम सर।
आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। जी सर। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। अभी तक जो पढ़ाओ समझ आया या नहीं? जी सर। आज इलाज करवाऊं सबका? यस सर। यस सर। प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, इलाज आप लोग बताओ। आओ बेटा पढ़ने दो। चलो कोई नहीं। आज जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि आज जो क्लास करेंगे वो ऑन एन एवरेज मेंटल हेल्थ पे होगा, ठीक है? जो आपको समझ में आएगा और उस हिसाब से हम वर्कआउट करें। इसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? क्या होता है, कैसे होता है, कुछ आइडिया है? नहीं है। चलो आज हम पढ़ेंगे मानसिक बीमारियों का, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या और भी बहुत तरह की चीज है, मेंटल डिसऑर्डर, उसका हॉलिस्टिक रूप से क्या प्रोसेस होता है, क्या होते हैं, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है? और उस पे कोशिश करेंगे कुछ निकल के आए। आप लोगों को क्या क्या पढ़ना बाकी रह गया और क्या क्या पढ़ना चाहते हो भाई, ये बता दो पहले तो। हम्म क्या स्पेशल है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया अभी तक, जो आप लोग समझना चाहते हो बताओ। देखो अब 4 क्लास आपके साथ मुझे करनी है, और अब मेरी इच्छा है मैं आपको जो पढ़ाऊं, तो बताओ क्या क्या पढ़ना चाह रहे हो। कुछ स्पेसिफिक है तो बता दो, नहीं तो फिर तो जो है सो है, मैं पढ़ाऊंगा। सर सर हम लोग प्रैक्टिकली क्लास में जो पढ़ाएंगे जो सिखाएंगे सर मतलब तो उसी से रिलेटेड हम लोग को कुछ समझाइए सर। मतलब किससे कैसे रिलेटेड? सर जैसे हम लोग कल को क्लास चलाएंगे हम्म तो सर क्लास में मतलब जो हमारे क्लाइंट आएंगे जिनको हम योग सिखाएंगे सर, तो वो सर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लेकर आएंगे। कभी कुछ बताएंगे कि मेरा डिप्रेशन है, मुझे माइग्रेन बहुत हो रहा है, सर इंस्टेंट इलाज चाहिए होगा उन लोगों को, तो हम लोग कैसे उनको डील करेंगे सर, इस चीज़ में हम लोग को समझाइए। सबसे पहले इंस्टेंट इलाज किसी चीज का नहीं होता, ठीक? ठीक है सर। यस सर। ये क्या कर दिया मैंने? एक मिनट। किसी चीज का जो इलाज है ना वो इंस्टेंट नहीं होता। यस सर। जब आप इलाज करने की बात करते हो तो ध्यान रखना क्या है ये पहले समझ लो। मैं पहले भी बताया था, आज एक बार फिर बता देता हूं। इलाज करने से पहले डायग्नोज करना आना चाहिए। अगर डायग्नोज नहीं आएगा तो जीवन में कभी इलाज नहीं कर पाओगे। हो सकता है कोई दवाई बता दिया हो, किसी को फायदा हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, यस सर। लेकिन आप स्पेसिफिकली सिस्टमैटिक वे में वो काम नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, ठीक है ना? इसलिए उन चीज को आपने ध्यान रखना है कि डायग्नोज कैसे करें सबसे पहले,
ठीक है। जो आज मैं मेंटल डिसऑर्डर की ही बात करूं, तो मान लो कि आपके पास कोई मेंटल डिसऑर्डर का केस आता है, तो सबसे पहले आप कैसे समझोगे ये मेंटल डिसऑर्डर का केस, और मेंटल डिसऑर्डर किस कारण होता है। जो आपके पास आया है वो मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं है। सर प्रणाम जयमन। जी मैं क्लास में हूँ। जी जी बताओ। अच्छा, गौदास जी से मिल चुका मैं। कोई बात नहीं, मैं क्लास खत्म कर लेता हूँ, फिर बैठ। कोई नहीं कोई नहीं। ठीक। तो उस पर जब हम बात करेंगे तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा, है ना, कि उसका क्या कारण है, क्यों है, कैसे हो रहा है, ऐसी चीज क्यों होती। साइकोटिक डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, है ना, मनोविकृति। इसका मतलब क्या हुआ। साइकोटिक डिसऑर्डर कौन होता है, जिसका वास्तविकता से संपर्क टूट जाए। जो वास्तविकता में व्यवहारिक जीवन में जो आचार व्यवहार है उससे अलग जब वो बिहेव करने लग जाए तो क्या आएगा, साइकोटिक डिसऑर्डर, मनोविकृति हो जाना, जिसमें मति भ्रम की समस्या हो जाती है, हेलोसिनेशन का, डिल्यूशंस का, पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, ईटिंग डिसऑर्डर का, ओसीडी, ये सारी चीजें हो जाती है, राइट। अब इसका मुख्य कारण क्या होता है। एक उदाहरण है, देखते होगे इस तरह के जो पेशेंट, तो कई पेशेंटों को लिखा जाता है सिजोफ्रेनिया हो गया है। व्हाट इज सिजोफ्रेनिया, मति भ्रम हो जाना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाना, अपनी पर्सनालिटी को खुद आइडेंटिफाई करने की स्थिति में नहीं होना, जो काम कर रहे हैं उसकी समझ ना होना। हाथ धो रहे हैं तो 25 बार हाथ धोए जा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं 25 बार, कपड़े धो रहे हैं तो एक ही कपड़े को 25 बार धो रहे हैं। कभी भी बेवजह कहीं उठ के चल दिया, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। दीज आर कम्स अंडर द साइकोटिक डिसऑर्डर, ये ध्यान रखना। साइकोटिक डिसऑर्डर में जो कुछ चीजें मैंने आपको बताई है, जैसे को सिजोफ्रेनिया है, दूसरा पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका हार्डेस्ट हो जाता है, जो फैमिली के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उसको मैनेज करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ईटिंग डिसऑर्डर, उसको हम बोलते हैं एनोरेक्सिया, खाए जा रहे हैं, कितना भी वजन बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, फूला जा रहा है, इसको हम भोजन संबंधी विकार कहते हैं। उसके बाद आता है ओसीडी, जो मेन मेन है इस फील्ड में, उसको हम बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक ही विचार का बार बार आना, किसी काम को बार बार मजबूरी बन जाना उस काम को करना। ओवर थिंकिंग इसका एक पार्ट है। कोई चीज हुआ, अब उसको भूल जाने की बजाय, उसको खत्म करने की बजाय सुबह शाम दोपहर उसी बात को रिपीट करना है।
वहां से दिमाग हट ही नहीं रहा। ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो पहले आपको क्या करना है कि क्या ये कॉमन सिम्टम्स इसमें से कुछ है क्या? पेशेंट आके क्या बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सुनना जरूरी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने डायग्नोज क्या किया ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप उसी के बेस पे इलाज करो। अब उसमें आपको क्या क्या दिखना चाहिए? चाहो तो लिख लो, आपके काम आ जाएगा। एक पेशेंट जो आपके पास आया है वो अपने जीवन के प्रति बहुत ही उदासीन है, बहुत खालीपन महसूस कर रहा है। तो क्या आपके सामने ऐसा कर रहा है क्या? और अगर आपके सामने नहीं कर रहा है और दूर जाके कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? फिर तो ये प्लानिंग हो गई, है ना? आपके सामने हूबहू बहू ना करे, लेकिन कुछ तो दिखना चाहिए ना। एक चीज ये ध्यान रखना है, बहुत ही हाइपर टेंशन में हो, आपके पास आने पर उसके अंदर एक डर, एक अलग सी बेचैनी दिखनी चाहिए। अगर इस तरह का केस होगा तो, अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो डाउटफुल है। उसकी केस हिस्ट्री पढ़ने के बाद उसमें आपको ऐसा दिखना चाहिए कि उसकी नींद या भूख में अचानक बड़ा ही बदलाव आ गया। ये सब जज आपको करना है, वो शायद हो कि बताए भी ना, बट ये फाइंड आउट करना है आप, तभी आप डॉक्टर बनोगे, ऐसे नहीं। और ये इतना आसान काम नहीं होता। क्या पता आपको ही दो गाली दे दे, फिर आप कहोगे भाग जाओ यहां से। इट्स हैपन। आपसे ही लड़ाई करने लग जाए, आपसे ही बहस करने लग जाए। आपका कम्युनिकेशन का जो तरीका है बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ पेशेंस, नहीं तो काम नहीं बनेगा। उसके केस हिस्ट्री या उसका बैकग्राउंड जानने के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए कि घर परिवार या सामाजिक गतिविधियों से वो बहुत दूर रह रहा है। उसकी डायग्नोसिस करने के बाद, उससे बात करने के बाद आपको ये पता लगना चाहिए कि गतिहीन है उसका जीवन, ऊर्जाहीन है, उसका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं हो पा रहा है, अगर होता भी है तो बहुत कठिनाई से हो पा रहा है। ये सारी चीजें किसको करना है? आपको फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि तभी आपको इलाज कर पाओगे। कोई भी मनोवैज्ञानिक साइकोटिक डिसऑर्डर लाइलाज नहीं होता। जरूरत सही समय पे मदद मिलने की है तो उसका सफल इलाज किया जाता। सफल इलाज के लिए अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं कि कैसे किया जा सकता है। उस पर अलग अलग चीजें, और उसमें जो खास विशिष्ट लक्षण है, तीन चीज: तनाव, अनिद्रा और घबराहट। ये पाया ही जाएगा। घबराहट में परिस्थितियों से बचने के लिए पेशेंट में एग्रेशन आ जाता है। घबराहट में परिस्थितियों से बचने से वो साइलेंट हो जाता है, या वो सिकुड़ के बैठ जाता है, या भागने की कोशिश करता है। अनिद्रा की वजह से उसके हार्मोनल सीक्वेंस नहीं बैठ पा रहा है, जिससे वो सामान्य व्यवहार करे। इसका मतलब क्या हुआ कि हार्मोनल डिसऑर्डर अप टू द मार्क
लेवल पे नहीं है, इस वजह से कोई एक हार्मोन बहुत ही ज्यादा है, एक हार्मोन बहुत ही कम है, ये देखने को आपको मिलेगा। अब ये किस किस तरह के होते हैं, एक सामान्य तौर पर मैंने आपको बताया है। इन सबको एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति कहा जाता है कि इस स्थिति में आपको, वो आपकी सोचने के तौर तरीके, आपके मनोभाव, आपके मनोदशा, आपके व्यवहार को प्रभावित करती, जिससे आपके फैमिली में, आपके रिश्तों में बहुत गंभीर परेशानी उत्पन्न हो जाती है, और सब परेशान होते हैं। और ये अगर लगातार चलता रहे तो घर वाले, परिवार वाले इग्नोर करना भी शुरू कर देते हैं। ये सामान्य बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें चिंता विकार, एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें अगर आपको ये सब सिम्टम देखेगा तो आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो इस रूप में। ऐसे पेशेंट जिसमें बहुत डर हो, चिंता हो, घबराहट हो, पैनिक अटैक आता हो, उदास होने की फोबिया हो, ये सारे आते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर में, कैटेगराइज है ये, उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी हो। दूसरा है मूड डिसऑर्डर, लिख लो आप लोग, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं भी पढ़ा रहा हूं, आप कहोगे दोबारा एज इट इज रिपीट करने के लिए, तो मेरे से भी रिपीट नहीं होगा, इसलिए जो है फ्लो में नोट कर लो। दूसरा है मूड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, मन की स्थिति में जबरदस्त उतार चढ़ाव आता है, जैसे डिप्रेशन का आ जाना, लगातार उदास ही रहना। इसका एक पार्ट है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, कभी बहुत ज्यादा खुशी हो गया और अब कभी बहुत गहरा अवसाद, डिप्रेशन में चला गया। अब जो मानसिक बीमारियां हैं, डिप्रेशन या एंजाइटी, ये केवल दिमाग तक सीमित नहीं होती है, ये पूरे शरीर, मन और आपके जीवन शैली से जुड़ जाती है। इसलिए जब हम इसका उपाय भी ढूंढते हैं तो इसका हॉलिस्टिक उपाय होना चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि जनरली साइकेट्रिस्ट जो मेडिसिन देते हैं, उस मेडिसिन से पेशेंट ठीक नहीं होता, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक होता है। वो क्या कर देता है, बॉडी को सिडेट कर देता है, आपको खूब सोने की दवा दे दी जाएगी, जिससे क्या होगा, बॉडी एक्टिव ही नहीं होगा। और 6 महीने साल भर आपने दवाई खा नहीं लिया तो क्या हुआ, बॉडी यूज टू हो गया उस मेडिसिन का। अब आपका शरीर स्थूल हो गया, केवल मोटा हो सकता है, फैल सकता है, आपकी एक्टिविटी डे बाय डे खत्म होती जाएगी, और घर वाले एक कोने में रख देंगे और आपको एक बीमार घोषित करके एक कोने में साइड कर देंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको होलिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, केवल मेडिसिन दिया गया। अगर होलिस्टिक ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में दी जाती तो ऐसा नहीं होता। अब जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहला चीज क्या है, ऐसा क्यों होता है, जब हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन है, जिसे हम तनाव हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस बढ़ाने वाला, ये बहुत बढ़ जाता है, तो जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, चाहे वो मेलाटोनिन हो, चाहे डोपामाइन हो, और अलग अलग हो, उन पे ये हावी पड़ जाता है।
तो धीरे धीरे आपकी सकारात्मक सोच खत्म होने लगती है और नकारात्मक सोच बढ़ने लगती है। अब मैंने बात की हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट की। अब एक इस कोर्टिसोल के हार्मोन की ही बात मान लूं, तो अगर उस पेशेंट को शुरू में ही योग और प्राणायाम का सहारा रोज 1 घंटे का दे दिया जाता, तो हमने अभी पढ़ा है कि मस्तिष्क को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। बताओ, पढ़ाया है? मैंने ही पढ़ाया भाई। कौन सा योग प्राणायाम करना है? मैंने खुद पढ़ाया है, बताया है आपको। पहले टेस्ट में फेल सारे। अनुलोम विलोम हम्म। और भ्रामरी। अब केवल यही दो अगर करा दिया जाए, दैट्स अ गुड। यही उज्जैन। दो अगर 6 मंथ्स कंटिन्यूअस करा दिया जाए, उसका कोर्टिसोल लेवल डाउन हो जाएगा। कोर्टिसोल लेवल जैसे ही डाउन होगा तो पॉजिटिव विचार का लेवल अप हो जाएगा, उसके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। साथ में ध्यान क्या रखना है, उसको डाइट ऐसे नहीं देना है जिससे कोर्टिसोल बढ़े, तो उस डाइट पर अलग चर्चा होगी। बट अगर मैं छोटा सा योग प्राणायाम की बात करूं तो दूसरा, आजकल चला हुआ माइंडफुलनेस मेडिटेशन का, है ना, सुना है आप लोगों ने? वही करा दो तो ओवर थिंकिंग से निजात मिल जाता है। डाइट की बात आई, ऐसे पेशेंट जितने भी होंगे, लिख लो आप लोग, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उनमें जनरली हम देखते हैं कि विटामिन डी की कमी पाई जाती है। उनमें जनरली हम देखते हैं कि विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। उनमें हम जनरली देखते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी पाई जाती है, जो डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, B12 ओमेगा 3 युक्त खाद्य पदार्थ उनके डाइट में जोड़ दें। अखरोट हो गया, फ्लैक्सीड हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और क्या करेंगे, चीनी और प्रोसेस्ड फूड से उनकी डिस्टेंस बना दें। जैसे ही इस कॉम्बिनेशन को हम अपनाएंगे, 2 महीने के अंदर फर्क पड़ना शुरू हो जाए। उसी तरह हम टॉक थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं, साइकोथेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं, अरोमा थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक लिख लो आप, मैं अरोमा में बता देता हूँ। लेवेंडर ऑयल होता है या कैमोमाइल, ये दोनों नाम लिख लो। इन दोनों की खुशबू ऐसी है, अरोमा ऐसी है कि मन को शांत कर देते हैं। सर दूसरा तेल क्या बताएं? लेवेंडर ऑयल है कि दूसरा? कैमोमाइल, ये एसेंशियल डिफरेंस ऑयल है। बताओ। इसका डायरेक्ट स्किन पे कभी जी। प्रयोग नहीं करना, लिख लो। जहां स्किन पे डालोगे जल जाएगा। पता चला मैंने बोल दिया और आपने कर दिया और कांड कुछ और हो गया और आपको ही डिप्रेशन में जाना पड़ा, तो मामला दिन दुगुनी रात चौगुनी का हो जाएगा। इसको क्या करना है, अगर पेशेंट के
फिजिकली उसका इस्तेमाल कराना, हाथ पे लगा दिया या हेड पे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो उसमें क्या करना है, कैरियर ऑयल के साथ उसको मिक्स किया जाता है। जैसे 2 टेबल स्पून शुद्ध नारियल का तेल ले लिया, उसमें 6 ड्रॉप ये डाल दिया। अब स्किन पे लगेगा तो जलेगा नहीं, लेकिन सबसे बेस्ट है 1 ड्रॉप तकिए पे डाल दो और उसको सुला दो, वो खुशबू उसको मिलता रहे। तो ये मन को शांत करने, एंजाइटी को कम करने में बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा जीवन शैली में बदलाव करो तो उसके बहुत फायदे मिलते हैं। व्यायाम कराओ, पोषण और आहार, जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनको मछली खिलाओ या और नॉन वेज खिलाओ, ताकि उनको ओमेगा फैटी एसिड मिल जाए। जो हैं उनके लिए नॉर्मल है, उनके लिए अलसी है, अखरोट है, इस सब से बहुत अच्छा मैग। उसके बाद है मैग्नीशियम है। ऐसे पेशेंट को रोज एक खजूर, सीताफल, पंपकिन होता है उसकी सब्जी रोज खिलाओ, जो अच्छे नींद के लिए सहायक होते हैं। क्योंकि जिसको नींद नहीं आ रही उसके शरीर में जिंक और मैग्नीशियम की बहुत कमी हो जाती है, तभी नींद नहीं आती। तो उस चीज को बढ़ाने वाली चीजों को आप उसके उसमें ऐड कर दो, फिर देखो अपने आप प्रोटीन वाली चीजें ऐड कर दो, थोड़ा सा व्यायाम उसके लाइफ में, मेडिटेशन, ध्यान और एकाग्रता, हर्बल ट्रीटमेंट भी आप दे सकते हो। तो धीरे धीरे क्या होगा, चिंता और अवसाद में कमी आने लग जाएगी, बेहतर नींद आने लग जाएगी, व्यवहार में, भावना में लचीलापन आ जाएगा, तनाव और थकान में कमी आ जाएगी। और जब ये सब होने लग जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगेगा। और फिर क्या होगा, आप जैसे डॉक्टर साहबों की जय जय होने लगेगी। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर किसी को ठीक करना है तो यू हैव टू। और एक बात बड़े ध्यान से नोट कर लो, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक बड़ा सा, हेलो सर, प्रणाम जाऊ जी। जी जी, मैं यही बैठा हूं। तो अब इस तरह से जब चीजों को देखेंगे तो ये जरूरी हो जाता है कि जो चीज आप कर रहे हो उसका आपके पास रिकॉर्ड हो। तो उस रिकॉर्ड के लिए क्या क्या करना है लिख लो। सबसे पहले पेशेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, उसका नंबर, उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए, उसको क्या बीमारी है वो जो कह रहा है वो लिखो, कहाँ से दिखा के आया है लिखो, कितना पैसा खर्च करके आया है लिखो, अब आप क्या डायग्नोज किया वो लिखो, आपने डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट क्या दिया वो लिखो, कितने सीटिंग दी वो लिखो, फायदा क्या हुआ वो लिखो, पैसे उसके खर्च आपके पास कितने हुए वो लिखो। जब ये इतिहास आपके पास रहेगा, कोई डॉक्टर भी आएगा, कोई चेक करने भी आएगा, उसको उठा के दिखाओगे ना, देखो वो 2 लाख खर्च करके आया, हमने 4,000 में ठीक कर दिया, वो भी प्रभावित हो जाएगा आपसे। ये करना बहुत जरूरी है। ये नहीं करोगे तो आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे।
लोग कहेंगे ये तो फेंकता रहता है, 2 चीज क्या सीख ली, उड़े जा रहा है। तो उनको, क्यों, आज का जो जमाना है, लिखतम के आगे वक्तम नहीं चलता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, लिखित में। जब आपके पास लिखित में होगा, किसी को विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। और लिखित में नहीं होगा तो खुद पे भी विश्वास आपको नहीं होगा। फिर पता चला 4 लोगों ने उल्टा सीधा कह दिया, आप खुद ही डिप्रेशन के शिकार हो गए। उससे बचना भी है, तो भी ये जरूरी है। और बीइंग अ प्रोफेशनलिज्म में जाना है, तो भी ये जरूरी है। दोनों केस में ये जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो कोशिश क्या करना कि आपको प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को प्रोफेशनली भी और टेक्निकली भी साउंड प्रूफ बना के रखो, सो दैट कि कोई क्वेश्चन उठाए उससे पहले जवाब हाजिर है। बोलो क्या करना है। अब आप पूछ लो जो जो पूछना है। सर अलसी को कैसे खाने से वो अच्छा प्रभाव उसका मिलता है? क्या कह रहे हो? अलसी को कैसे खाने से उसका अच्छा प्रभाव हमको मिलेगा? और यार जो मानसिक रोग अब देखो, अलसी की तासीर होती है गर्म, ठीक है। तो जब आप इसे गर्मी के मौसम में खाने के लिए किसी को बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, रात को 1 चम्मच अलसी साफ करके पीने के पानी में भिगो के रख दे, और फिर सुबह खाली पेट वो पानी भी पिए और वो चबा के खा ले। क्यों? क्योंकि तासीर उसकी गर्म होती है। तो गर्मी में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो शरीर में गर्मी पैदा करेगी, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, जिसके लिए भी होगा दिक्कत हो जाएगी। जब रात भर उसको हम पानी में रखेंगे तो सुबह तक उसकी तासीर ठंडी में बदल जाएगी। फिर वो खाएगा तो उससे उसका जो बेनिफिट्स है वो मिल जाएगा। ठंड के मौसम में उसको आप वैसे भून के खा सकते हो, सब्जी में पाउडर बना के डाल के खा सकते हो, पाउडर को जो चीज खाते हो उसमें मिला के खा सकते हो। इट्स अप टू यू, जैसे भी खाना चाहो। जी सर एक क्वेश्चन है। जी। सर अलसी को थोड़ा भिगा देने से तो जेली जेली टाइप का हो जाता है, लेकिन वो रात भर भिगाने से तो और थोड़ा जेली हो जाएगा, तो कैसे खाएंगे? मुंह से ही खाएंगे, और कैसे खाएंगे? मुंह से ही तो खाएंगे थे सर। वो हल्का थोड़ा पानी गिर गया तो उसके ऊपर तो वो जेली जेली टाइप का हो जाता है ना, तो क्या हो गया, इसीलिए वो सब। जली जली टाइप का हो जाएगा तो स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। मतलब हर चीज में कंप्रोमाइज चाहिए, है ना। नहीं सर वो तो नहीं है, लेकिन तो धागे वाले मिश्री ले लो, उस पानी को मिक्सी में डाल दो और उसका जूसी बना लो। जेली जेली रहने दो, जूसी पी लो उठा के। ठीक है सर। ठीक है। सर उसको अब तो जेली नहीं रहेगा, साबुत खाने से कोई प्रॉब्लम है? अब जेली नहीं रहेगा ना। हाँ सर। जी, और बोलो। नहीं सर अलसी को मिक्सी कोई में ना काम डाल। सीधा नहीं करना, सब में ऑप्शन चाहिए। सर 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 मेरा क्वेश्चन ये जी, है कि जैसे हाइपर एक्टिविटी और सर ज्यादा गुस्सा है तो उसको कम करने के लिए क्या करें हम लोग? हाइपर एक्टिविटी से बच्चे सर होते हैं बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, एक जगह थोड़ी देर भी नहीं बैठते हैं, तो सर उसके लिए हाइपर एसिडिटी और हाइपर एक्टिव दोनों अलग अलग सर चीजें। नहीं सर हाइपर एक्टिव है, कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है जैसे, तो वो 5 मिनट भी एक जगह पे स्टेबल नहीं बैठ रहा है। ये लो, अपान मुद्रा प्लीज सर। ठीक है। यस सर। 15 दिन करा दो, एक जगह जैसे कहोगे वैसे ही बैठेगा। जी सर। और बोलो। सर ज्यादा गुस्सा आए तो क्या? गुस्सा कैसे कम करें? सर ज्यादा गुस्सा आए तो क्या करें? दीवार पे सर मार के फोड़ लो। सर ऐसा करना होता तो फिर सर तो पड़ेगा ही, अरे चलेगा गुस्सा नहीं। आने का कोई वजह होगा ना।
नहीं सर, जैसे बच्चे ज्यादा ही गुस्सा दिखाते, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हैं, तो सर उससे क्यों यूट्यूब देखने की जल्दी रहती है? शायद बच्चे उनके तो बच्चों बच्चे, के मन कर रहे हैं। तो सर बेटे लाल, बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो बच्चे जैसे ही करेंगे। जी सर। तो क्या उनको 5-10 साल बाद फिर वो बच्चे थोड़ी रहेंगे? कभी याद करो, खुद बच्चे थे तो क्या क्या करते थे। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो एक बेटे ने कहा था, उसकी पत्नी, जब उसकी शादी हो गई तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदते हो? आपके शौक नहीं है? तो उस बेटे ने कहा कि शौक तो मेरे बाप पूरा किया करते थे, कि कौन से ड्रेस पे कौन सी शर्ट मैचिंग होगी, कौन सा सेंट लगाऊंगा, बालों को कैसे सेट करूंगा। पता नहीं मेरे बाप ने मेरे लिए क्या सोच के इतना लुटाया मेरे ऊपर। तो अपने दिन मत भूला करो, जब अपने माता पिता को परेशान करते थे। ये बच्चे हैं, बचपना रहेगी तो उनका डेवलपमेंट होगा। एक जगह पैक कर दोगे तो उनका मल्टीपल डेवलपमेंट नहीं होगा। उस पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बस उनके एक्टिविटी को डायरेक्शन देने की जरूरत है। फॉर दैट यू हैव टू इन्वॉल्व। अब अपने पास टाइम नहीं है तो गुस्सा तो आएगा ना। हम शांति से अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, बच्चे उसमें हमें शोर मचा रहे हैं, कर रहे हैं, तो गुस्सा आना लाजमी है। तो गलती बच्चों की नहीं है, गलती हमारी है। हम उनके जो एक्टिविटी है उसको राइट डायरेक्शन देना है, उससे जज करना है कि इनकी एक्टिविटी के हिसाब से ये किस तरफ जाएंगे फ्यूचर में। जब उस पर सोचोगे तो यू फील हैप्पी। इसलिए बच्चे परेशान नहीं करते हैं, बच्चे के एक्टिविटी को डायरेक्शन दो। जब आप डायरेक्शन नहीं देते हो तब आप परेशान होते, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। यस सर। आपने अपने आप को क्लोज कर रखा है। ठीक है। जी रही सर। बात, कुछ बच्चे होते हैं तो ईश्वर उनको कुछ मकसद से भेजता है, उनकी अलग एक्टिविटी होती है, यस और फिर बाद में जाके वो अलग बनते हैं। और जब वो बन जाते हैं तब उनके माँ बाप कहते हैं कि अच्छा, इसने जितना परेशान किया वो ठीक किया, है ना। तो थोड़ा सा हमें जल्दी जजमेंटल होने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, बच्चों की डाइट पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी सर। खिलाओगे चाउमीन, समोसे, ब्रेड पकोड़े और बर्गर, और कहोगे कि वो रामायण की बातें करे, तो कहाँ से करेंगे भाई? अगर चाहते हो कि रामायण की बातें करे तो खाना भी रामायण वाली खिलाओ ना। उस टाइम तो मेहनत से बचने के लिए बाहर से मंगा दो, और चाहिए रामायण वाला बच्चा। हाउ इज इट पॉसिबल? जो खाएगा उसका असर तो आएगा ना। जी सर। तो खा क्या रहा है? हाइपर एसिड। खा क्या रहा है? हाइपर सॉल्ट। खा क्या रहा है? हार्ड टू डाइजेस्ट। और तुम उससे चाहते हो बड़ा सुंदर बच्चा होना चाहिए, बड़े प्रेम से बोलना चाहिए। काहे को बोलेगा प्रेम से? जब तुम खिला ही तीखा रहे हो तो तीखा काम ही तो करेगा। एक्चुअली हम अपना शकल शीशे में देखने से परहेज करते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि 10-20 मिनट हफ्ते में एक दिन देख लिया करो, सूरत अच्छी लगेगी अपनी अपनी। उसमें बुराई थोड़ी ना, अपनी ही तो सूरत देखना है। मैं पड़ोसी को देखने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। शीशे में खुद को देखो, और फिर शीशे से जो सवाल आता है उसका जवाब दे दो। आप दे नहीं पाओगे जवाब, और जो सवाल आएगा ना उसको झेप जाओगे, दूसरे दिन से शीशे के सामने ही नहीं जाओगे। सेल्फ एनालाइजेशन इज द बेस्ट वे टू करेक्ट योर सेल्फ। और उसके लिए शीशा बहुत काम का इंस्ट्रूमेंट है, वो भी फ्री में। कोई इक्विपमेंट खरीदने जाओगे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये सबके घर में मायके से लेके आते हैं।
जी, और सवाल पूछो। है कोई सवाल? अरे आज तो ढंग की चीज पढ़ाई है मैंने। आज भी कोई सवाल नहीं। इस टीचर सवाल पूछने मुझे नहीं कुछ देते, मैं सवाल है पूछने के लिए कहता हूँ तो सवाल होता नहीं है। बोलो बोलो बोलो। सर। सर बर्तन में से जब पानी आ जाता है उसमें क्या करना है? क्या होगा? सर बर्तन में जो फिर से बोलो। पानी सर पानी है तो नहीं उनमें समझ से पा रहा हूँ मैं। नहीं समझ सर पा रहा हूँ। नेक्टर आवाज कट रही है आपकी, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आ रहा है। ज्योतिर्मयी जी मेरा बात जरा बोल रहे ना। नहीं मैम, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। वो आसुनी अपन का आवाज आसुनी आसुनी अपन हाथ का पे आवाज। पानी खाई किसी को जाऊँ। सुनाई दिया है तो वो मुझे समझा दो क्या सवाल है। आउथरे कौन तो मैडम, सस्मिता मैडम, आउथरे कौन तो? हाथ टिके पानी खाई जाऊँगी ते सार गोटे कहबे। आंगुठी नख ना खाली आंगुठी? आंगुठी आंगुठी पानी खाई जाऊँगी। जी सर। सर वो जो बर्तन मांजते बासन हैं ना, हाथ पे बर्तन मांजते तो उनका जो उंगली है वो पानी में अफेक्ट होता है। वो फंगस, पानी की फंगस की वजह से उनका उंगली खराब करता है। वही पूछते हैं उसका ट्रीटमेंट को। सबसे पहले तो जिनको ऐसा है वो या तो ग्लव्स पहन लें, या नहीं तो सरसों का तेल सबके घर में होता है, वो काम करने से पहले अपने हाथों में सरसों का तेल लगा लें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है अपनी खान पान ठीक करें। और तीसरी बात है कहीं से भी गौ अर्क आता है, काउ यूरिन का अर्क आता है, वो ले आए। और जहां भी प्रॉब्लम है वहां पे रुई आता है ना, वो टफ लेके उसमें से लगा के वहां वहां लगा दे, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। जी, और बताओ। सर तो फिर से बोले। ମୁଁ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। फिर से बोलूं? नहीं सर, मैं बता दूंगी यस उनको। चलो, और कोई सवाल है? सर मेरे को थोड़ा ये अलसी के बारे में वो अच्छा से पता करना था, कितना क्वांटिटी खाना है अडल्ट लोगों को। अगर किसी अडल्ट को हम देना चाहें और बच्चों को एक कितना? चम्मच, एक चम्मच 1 गिलास पानी में डालना है। बोलो और क्या पूछना है। सर दोबारा से रिपीट कीजिए, और सुनाई नहीं दिया। एक चम्मच पानी, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालना है। ग्लास शुड बी 200-300 ml का। सर इसको ऐसे ही साबुत करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं बताया तो, अभी बताया दोनों चीज। नहीं सर, साबुत ऐसे गर्मी का मौसम है, उसकी तासीर गर्म होती है, अभी खाओगे तो खराबी करेगा। नहीं सर, अगर हम 2 महीने भिगो बाद लेते हैं खाओगे ना। तो जैसे मर्जी वैसे खाओ, खेत से सर निकाल के ही खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर रात को पानी में भिगो के जो सुबह खाते हैं उसको ऐसे ही निगल जाए साबुत, या मिक्सी में डाल के पीस के खाए? अरे आप जानवर हो कि निगल जाओगे? अगर वही पूछ आपको रहे हैं। जेली टाइप होता है, वो नहीं पिया जाता है, तो मैंने बोला है कि मिक्सी में डालो, उसको जी सर। जूस फॉर्म बना लो और फिर पी लो। ठीक है? सर मेरा सवाल है। बिल्कुल। क्या बोलो। सर बैठने के बाद जो हम उठते हैं ना, खड़े होते हैं तो एड़ियाँ बहुत दर्द होता है, इसके लिए कोई समस्या है? फिर से बोलो। तो रेडियो में सर बहुत दर्द होता है बैठने के बाद। एरियो में बहुत दर्द होता है? जी सर। हाँ सर। अपने शरीर के विटामिन डेफिशिएंसी को ठीक करो। इसमें क्या करना है, खाना पीना ढंग से खाओ। विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन D3, मैग्नीशियम, जिंक सब कम है, उसको ठीक करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसी चीजें खाओ। उसके लिए दवाई क्या खाना है, 15 दिन चीजें खाना ठीक कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा।
हर चीज सर को दवाई से ऊर्जाहीन के थोड़ी। बारे में कुछ बताइए। सर किसके बारे में? एक आदमी अगर ऊर्जाहीन हो गया है तो उसको हम कैसे ये करेंगे? नहीं, ऊर्जाहीन किस मकसद में बता रहे हो आप? ऊर्जाहीन तो 10 तरीके से होते हैं, आपका क्या कहना है? मतलब वो दुर्बल हो गया है, यानी कि वो कमजोरी हो गया है देखो, उसका। इंजुरी हो गया है। तो कमजोरी आ कमजोरी गया, हो गया पता है। नहीं कमजोरी हो गई। नहीं समझा। सर एनर्जेटिक से जैसे मतलब मतलब हम लोग, मेरे साथ एक लेडी आई थी, मुझसे योग के लिए बोल रही थी सर, तो कह देखो, रही थी। तीन चार चीजें होती है। ऊर्जाहीन होना, एक अभी हमने बात किया है कि ड्यू टू एंजाइटी हो जाता है, ठीक है ना। ऊर्जाहीन होना ड्यू टू लैक ऑफ इम्यूनिटी हो जाता है, ठीक है ना। ऊर्जाहीन होना, आपको अपने घर में, परिवार में वो सम्मान नहीं मिलता, या जो काम आप करते हो उस काम को मतलब बताया नहीं जाता है, तो आपको लगने लगता है कि फिर मैं करूं क्यों। जब मैं करता भी हूं और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो फिर आप ऊर्जाहीन हो जाते हो। और एक, आप शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हो, ठीक है ना। इन सभी केस में सबसे पहले आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, ठीक। दूसरा, आपका ये सोचना बहुत जरूरी है कि आप अपना कर्म किसी को खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ना आपको अपना कर्म किसी को खुश करने के लिए करना चाहिए। दिस इज योर ड्यूटी टू डू योर वर्क। ये आपका काम है। समटाइम्स इट्स हैपन कि आप जो कर्म कर रहे हो उसका प्रतिफल देर से आता है, और कभी कभी कर्म का प्रतिफल तुरंत आ जाता है। तो जिसका तुरंत आ गया, इट डजेंट मीन कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका बैड फेज आना भी तय होता है। अब इसका अंतर कैसे समझ में आएगा हमें? एक रिंग है, उसके चारों तरफ आपने जाना है। अब एक इंसान लेफ्ट से चला और एक इंसान राइट से चला। जो राइट से चला उसको 10 कदम चलते ही सफलता मिल गई, और जो लेफ्ट से चला, चूंकि सफलता की लोकेशन उस रिंग में कहाँ पे थी, जो राइट से चला था उसके नजदीक थी, तो अगर उधर से गया तो जल्दी सफलता मिल गई। इट डजेंट मीन जो लेफ्ट से आएगा उसको सफलता नहीं मिलेगी। उसकी लोकेशन डिस्टेंस है, तो वो पूरा डिस्टेंस तय करके आएगा, तब वो भी सफल हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, वो देखेगा अरे वो तो उतने दूर में ही सफल हो गया, अगर ये सोच के वो वहीं रुक जाएगा तो क्या सफल होगा? वो नहीं होगा। तो वट एवर यू आर डूइंग, डू इट कंटिन्यूसली। और ये दो केस में होता है, कुछ लक भी होता है, और दूसरा आपके डायरेक्शन का सिलेक्शन। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो उसका सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। आप स्पीड से काम ना करो, चलेगा, लेकिन गलत डायरेक्शन में काम करोगे वो नहीं चलेगा। तो उस चीज को फाइंड आउट करना है। बाकी शारीरिक कमजोरी की बात है, वो तो ढंग से खाओ पियो। तीसरी बात, सबसे अच्छी बात, समझ लो, सुन लो। जब कोई पागल कहने लगे तो समझ लो तुम कुछ कर रहे हो। और जो कुछ करता है उसको सबसे पहले फैमिली में पागल घोषित किया जाता है। जब पागल घोषित कर दिया जाए तो खुश हो जाओ, नाउ आई एम राइट ट्रैक, करने जा रहा हूँ। होना नहीं है, परेशान नहीं होना है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में काम करेंगे उनको शॉर्ट टर्म में परेशानी झेलनी पड़ती है। जो शॉर्ट टर्म में काम करेंगे उनको लॉन्ग टर्म में परेशानी झेलनी पड़ती है। तो यू आर गुड वन कि राइट टाइम में परेशानी झेलने की ताकत है। उस टाइम परेशानी हो रही है, यंगर एज, यू कैन डू इट। लेकिन वही परेशानी अगर ओल्ड एज में होगा तो कितनी परेशानी होगी। सो थैंकफुल टू द गॉड कि आपको यंग एज में चुनौतियां मिल गई, संघर्ष मिल गया। यू कैन डू इट राइट नाउ। सेकंड फेज में मिलेगा तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सो बी ब्रेव। उम्मीद है जी आपको आंसर मिल गया होगा। यस। जी।
और कुछ? चलो फिर कल मिलते हैं आप लोगों से, राइट? आज कुछ सर जी। मिला आप लोगों को हेलो। या नहीं? हेलो हाँ जी बोलो। हाँ जी सर बोलो। जी, प्रणाम। प्रणाम।